वर्ब की अपनी ये तीसरी क्लास है। इससे पहले की 2 क्लासेज में हमने वर्ब को अच्छे तरीके से पढ़ा और क्या क्या पढ़ा उसका रिवीजन पहले मैं करवा देता हूँ, उसके बाद में अपन आगे का देखेंगे। वर्ब के पहले पार्ट में जो अपन ने पढ़ा वो था फॉर्म ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स होती हैं वो हमने पढ़ा, जिनमें हमने पढ़ा कि वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, उनके बारे में अपन ने पहली क्लास में पढ़ा। इसी क्लास में हमने इसके वर्ब्स के टाइप्स भी पढ़े कि वर्ब्स कितनी प्रकार की होती हैं। 6 प्रकार की होती हैं। 6 प्रकार की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। और हमने सेकंड क्लास में वर्ब ऑफ परसेप्शन पढ़ ली। इसके बाद में फाइनाइट और ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव हमने सेकंड क्लास में पढ़ ली। ट्रांजिटिव वर्ब और नॉन ट्रांजिटिव वर्ब, या फिर अपन इसको लिख लेते हैं इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब हमने अब तक पढ़ ली। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वर्ब हो चुकी है। इसके बाद अपने को पढ़ना है फाइनाइट वर्ब और इसके बाद में पढ़ना है अपने को नॉन फाइनाइट वर्ब। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अपनी 6 नंबर की जो वर्ब है, स्टेटिव वर्ब्स। तो ये अपनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं 6 प्रकार की, जिसमें पहला है वर्ब ऑफ परसेप्शन। इसको अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ा कि जब भी अपने बॉडी ऑर्गन्स के जो फंडामेंटल वर्ब्स हैं अगर एज ए वर्ब यूज लिए जाते हैं वाक्य में, तो वहां पर अपन लोग वर्ब ऑफ परसेप्शन करेंगे। शरीर का कोई भी अंग जिसका मूलभूत कार्य अगर वर्ब के तौर पर लिया जाता है तो वहां पर अपन वर्ब ऑफ परसेप्शन करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे आंखें देख रही हैं तो देखना काम आंखों का है, वो वर्ब ऑफ परसेप्शन है क्योंकि आंखों का मूलभूत कार्य है। ठीक है, तो जहां पर वाचिंग आ जाए एज ए वर्ब, एज ए मेन वर्ब, जहां पर देखना यूज हो जाए, हाथ का काम हो और कुछ करना, आंखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, तो ऐसे कुछ अगर वर्ब्स एज ए वर्ब के तौर पर आ जाए यहाँ पर शरीर के अंगों का कोई कार्य, तो वहां पर अपन ने वर्ब ऑफ परसेप्शन पढ़ा। इसी के साथ हमने इसका एक रूल ये भी पढ़ा कि जब भी वाक्य में वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद अगर ऑब्जेक्ट आए और उसके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो हमेशा जीरंड फॉर्म में होगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ वो सेकेंड फॉर्म यूज होगी। इसके बाद हमने ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में डिस्कस किया। इसके बारे में हमने जो डिस्कस किया इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होती हैं जिनमें जिनमें ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है। ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है। इसके बारे में हमने काफी सारे जो एग्जांपल हैं वो भी डिस्कस करे। जैसे जैसे इसका एक एग्जांपल हमने देखा, माई फादर स्कोल्डेड। ठीक है, माई फादर स्कोल्डेड। अब यहां पर ये है माई फादर स्कोल्डेड, माई फादर यानी कि मेरे पिता ने डांटा। अब मेरे पिता ने डांटा ये वाक्य यहां पर पूरा होता नहीं दिख रहा, यहां पर हमें ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा अगर वाक्य को पूरा करना है। तो किसको डांटा? इसके लिए यहां पर अगर आप मुझे डांटा तो मी, मेरे पिता ने मुझे डांटा, माई फादर स्कोल्डेड मी। इसके बाद मेरे पिता ने मेरी माता को डांटा तो माई फादर स्कोल्डेड माई मदर। यहां पर इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है। इसके बाद अपन ने देखा थर्ड नंबर की जो है वो इंट्रांजिटिव। इसी के अपोजिट इसका जो है वो परिभाषा है कि जब भी कोई ऐसा वाक्य या फिर ऐसी वर्ब जहां पर जिस वाक्य में अपन ऑब्जेक्ट का आना जरूरी ना हो, ऑब्जेक्ट का आना जरूरी ना हो, इसके भी अपन ने कई एग्जाम्पल देखे अच्छे तरीके से और ये भी समझा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पुटअप होते हैं। इसके बाद अपन ने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आज के सेशन में पढ़नी है। स्टैटिक वर्ब्स का भी कुछ भाग हमें आज के इस सेशन में पढ़ना है। और स्टैटिक वर्ब्स के जो एक्सेप्शन है, वैसे तो इंग्लिश में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसे कौन से एक्सेप्शन हैं जो स्टैटिक वर्ब्स के अंदर आते हैं और वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको बना देते हैं। तो ये सारी की सारी अपनी जो टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं ये हो गई। 6 टाइप्स की जो अपनी वर्ब हैं ये हो गई। फॉर्म ऑफ फर्स्ट में अपन ने पढ़ा कि 5 तरह की फॉर्म होती है, जिसमें जो पहली फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें कोई भी वर्ब अपने मूल रूप में होती है। सेकंड और थर्ड फॉर्म में जो होती हैं वो पास्ट पार्टिसिपल होती हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जीरंड फॉर्म होती है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का लगाकर यूज किया जाता है। और वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है उसमें एस या ईएस का यूज किया जाता है। कब किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मूल रूप होती है जिसमें एस या ईएस नहीं लगाया जाता, वो प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होती है, यानी बहुवचन के साथ। और बहुवचन मैंने आपको बताए थे कि आई, वी, यू और दे जहां पर भी कर्ता के रूप में आ जाए वहां पर वो वाक्य बहुवचन कर्ता होता है। ठीक है, और अपन ने वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है उसके बारे में अपन ने पढ़ा कि जिस
वर्ब के साथ एस या ईएस आई। अब एस या ईएस कब आना है उसको भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था, अच्छे तरीके से समझा के बताया था कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या ईएस तब लगाया जाता है जब कर्ता जो है वो एक वचन हो यानी सिंगुलर हो। और सिंगुलर की पहचान कैसे करेगी, कर्ता सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए मैंने आपको बताया था, सिंगुलर के लिए मैंने आपको बताया था ही सी इट और किसी का नाम, ही सी इट एनी नेम। तो वो जो मैंने बताया था वो सिंगुलर का बताया था। साथ ही मैंने प्लूरल का जो आपको बताया था कि प्लूरल कौन से होते हैं, तो आई वी यू और दे। तो ये जो है कर्ता आई वी यू दे, ये जहां पर भी आपको एज ए कर्ता यूज किए गए हो तो वो वाक्य आपका बहुवचन कर्ता होता है। आई यानी मैं भी एक बहुवचन है, इसको आप लोग को समझना है। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो पहले इसको उतार लो, इसके बाद में अपन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपने उतार लिया होगा। अब अपन लोग स्टार्ट कर लेते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब को वैसे तो इसको आप पहचान नहीं सकते अच्छे से, मतलब अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो फाइनाइट वर्ब को पहचानना वाक्य में थोड़ा आपके लिए इजी नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं कि फाइनाइट वर्ब को कैसे पहचान सकते हैं तो उसके लिए काफ़ी सारे टर्म्स भी हैं। तो सबसे पहले अपन अपनी जो 4th नंबर की जो है उसका नाम लिख लेते हैं फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं उसके बारे में अपन लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसी फाइनाइट वर्ब की मैं जो डेफिनेशन लिखूंगा उसी के अपोजिट इनफाइनाइट यानी नॉन फाइनाइट की भी वैसी ही डेफिनेशन आएगी। तो फाइनाइट के बारे में कौन सी जो इसकी परिभाषा है वो कौन सी है इसके बारे में अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी जो है वो है कि एक ऐसी वर्ब एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार खुद में परिवर्तन कर लेती है। एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार खुद में परिवर्तन कर लेती हैं। खुद में परिवर्तन कर लेती हैं तो वो होती हैं फाइनाइट वर्ब। अब इनको पहचानेंगे कैसे कि ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार खुद में परिवर्तन कर लेती है। मतलब इसको जो टोटल समझाने का काम है वो मैं आपको इसके जो उदाहरण हैं उनमें समझाऊंगा। लेकिन इसको पहचानने का तरीका क्या है, किसी भी वाक्य में जो पहली वर्ब होती है, सब्जेक्ट के बाद जो पहली वर्ब होती है वो हमेशा फाइनाइट वर्ब होती है। ठीक है, किसी भी जैसे कोई भी वाक्य है तो उसमें अगर पहली जो वर्ब होगी वो होगी फाइनाइट वर्ब। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि किसी भी सेंटेंस में इसको पहचानने का या इसकी डेफिनेशन या कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद आने वाली वर्ब जो है वो होती है फाइनाइट वर्ब। ठीक है, यानी कि किसी भी वाक्य में किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद आने वाली वर्ब जो है वो फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे अपन लोग इसके करें तो ही हैज ए कार, ये है ही हैज ए कार। आई हैव ए कार। ठीक है, यानी कि ही हैज ए कार, उसके पास एक गाड़ी है। आई हैव कार, मेरे पास एक गाड़ी है। तो जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ही और आई, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ही और आई, इसके तुरंत बाद जो आने वाली जो वर्ब है वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। आई हैव ए कार,
आई है, आई, ही हैज ए कार और आई हैव ए कार। हैज एक जो है वो जो वर्ब है वो है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार खुद में परिवर्तन कर लेती है। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो जो है वो सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज, हैव, आपने पढ़ा होगा टेंस में, नहीं पढ़ा तो अपन टेंस में आगे पढ़ेंगे कि जब कर्ता एक वचन हो तो वहां पर हैज का यूज होगा, ठीक है, और जब कर्ता बहुवचन हो तो वहां पर हैव का यूज होगा। अब यहाँ पर ही क्या है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा। ही हैज ए कार, उसके पास एक गाड़ी है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है। तो यहाँ पर इसने सब्जेक्ट जैसे ही बदला वैसे ही यहाँ पर वर्ब में चेंजेस हो गए, ठीक है। अगर आप इस तरह से नहीं समझ रहे हो तो इसको आपको इस तरह से समझना है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के तुरंत बाद आने वाली जो वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं, फाइनाइट वर्ब होती है। तो यहां पर आपको ये उतार लेना है। इसके बाद में अपन लोग पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इसको उतार लो। इसके बाद अपन लोग पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो अपनी जो पांचवी जो वर्ब है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब जैसे अपन ने फाइनाइट में पढ़ा कि एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार खुद में परिवर्तन कर लेती है वो फाइनाइट होती है। इसी के अपोजिट यहां पर लिखना है कि किसी भी वाक्य में ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार खुद में परिवर्तन नहीं कर पाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखो कि ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार खुद में परिवर्तन नहीं कर पाती हैं उसको अपन नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसी के साथ इसको पहचानना कैसे है इसको अपन लोग लिख लेते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में दो वर्ब का यूज होगा तो जो पहली वर्ब होगी वो होगी फाइनाइट और जो दूसरी वाली वर्ब होगी वो होगी नॉन फाइनाइट। दोनों अगर वर्ब में आ जाए, एक आएगी तो आपको कंपलसरी याद रखना है कि वो है फाइनाइट वर्ब, और अगर दो वर्ब यूज ली जा रही है तो फर्स्ट जो वर्ब है वो फाइनाइट होगी और जो सेकंड जो वर्ब यूज ली गई है वो होगी नॉन फाइनाइट। तो इसको भी लिख लेते हैं। किसी वाक्य में दो वर्ब यूज ली गई हो तो पहली वर्ब है वो फाइनाइट होती है तथा जो दूसरी जो वर्ब है वो होती है नॉन फाइनाइट। तो ये इसकी पहचान है। यानी कि एक ऐसी वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार खुद में परिवर्तन ना करे वो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी कि जो डेफिनेटली ना हो, यानी परिवर्तन खुद में ना कर पाए, वो है जो नॉन फाइनाइट वर्ब। इसी की पहचान अपन ने लिखी कि किसी वाक्य में जब दो वर्ब यूज ली गई हो तो पहली जो वर्ब है
वो होगी फाइनाइट, और जो दूसरी वाली जो वर्ब है वो होगी नॉन फाइनाइट। अगर वाक्य में एक वर्ब आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर वाक्य में अकेली वर्ब है तो वो सब्जेक्ट के बाद आने वाली वो जो वर्ब है वो होगी फाइनाइट वर्ब। और अगर वाक्य में दो वर्ब है तो पहली तो हो जाएगी फाइनाइट, और जो सेकंड वाली जो वर्ब है वो हो जाएगी नॉन फाइनाइट। तो इसको उतारो, इसके बाद में इसके एग्जाम्पल्स अपन लोग देखते हैं। अच्छा, नॉन फाइनाइट की अगर पहचान में बात करूं, ये अपन लोग पढ़ रहे हैं पहचान। पहचान की अगर मैं बात करूं, ऐसी कुछ और भी पहचान है जो नॉन फाइनाइट की है, जिनमें अपन लोग जो इनफाइनाइट होती है, मतलब कि अगर अगर अपन लोग सेकंड जो इसकी पहचान देखें, अगर कहीं पर भी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई हो, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई हो तो वो होगी नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू आपको कहीं पे भी दिखाई दे तो वो जो वर्ब है वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। इसी के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहीं पर भी लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहीं पर भी लगा हुआ है, तो वहां पर अपन लोग आंख बंद करके लिख देंगे कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, यानी कि इसकी तीन जो पहचान है वो हो गई। पहले इसके जो अपन लोग इसकी परिभाषा में अपन ने देखा कि एक ऐसी वर्ब जो खुद में सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन ना कर सके। उसके बाद इसकी पहचान आती है कि जब वाक्य में दो वर्ब हो तो पहली वर्ब फाइनाइट और सेकंड वर्ब जो है वो नॉन फाइनाइट होती है। और कौन सी पहचान है, और जो इसकी पहचान है, अगर किसी वर्ब से पहले टू आ जाए, वर्ब से तुरंत पहले अगर आपको टू दिखाई दे रहा है तो वो वर्ब जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी के साथ अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है तो वहां पर जो वर्ब यूज ली गई है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब इसको उतारो सिंपली से, इसके बाद में इसके एग्जांपल्स अपन लोग देखते हैं। अच्छा, पहचान इसकी आप लोग अपने सामने रख लेना, पहचान से आप लोग को समझ में आ जाएगा इसके एग्जांपल्स भी। अच्छा, जो अपना पहला जो एग्जांपल है वो अपन लेते हैं। एग्जांपल, माई यंगर ब्रदर, मेरा जो छोटा भाई है, wants to be a डॉक्टर। मेरा जो छोटा भाई है वो क्या बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है। अब यहां पर आप लोग को सबसे पहले देखना है कि वर्ब कौन सी है। देखिए, पहले इस चीज को इस तरह से डिक्लेयर करो कि वर्ब जो ये वाक्य है इसमें कितनी वर्ब को यूज लिया गया है। बेसिकली वांट्स यानी चाहना, एक ये वर्ब आ गई। दूसरी यहां पर देखो टू बी, बी जो है एक वर्ब है और बी वर्ब से पहले ये टू लगा हुआ है, यानी कि पहली वर्ब आ गई ये, तो ये वाली वर्ब जो है वो हो गई फाइनाइट वर्ब। ठीक है, पहली जो वर्ब है वो फाइनाइट हो गई। इसके बाद में अगर टू और बी दोनों यूज हुए हैं, यानी कि किसी भी वर्ब से पहले अगर टू लग गया तो वहां पर हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। यानी कि आपका जो है ये पहला तो आपका हो ही गया कि पहली अगर वर्ब आए तो वो फाइनाइट होगी, सेकंड वर्ब जो होगी वो नॉन फाइनाइट होगी। अगर यहां पर आप लोग दो वर्ब को डिसाइड नहीं कर पाए, कई लोग को पता नहीं होता है कि बी एक वर्ब के तौर पर यूज लिया जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि इससे पहले आपको देखना है कि टू, यानी कि टू बी, जब दो वर्ब होगी तो ही फाइनाइट होगा। तो बी से पहले टू का यूज हुआ है तो ये यहां पर जो आने वाली जो बी है ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, और ये जो वांट है ये फाइनाइट वर्ब हो गई। ये वाला एग्जाम्पल होप आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके नेक्स्ट लेते हैं, राम इज डूइंग होमवर्क एट दिस मोमेंट। यानी कि जो राम है वो इस वक्त क्या कर रहा है, होमवर्क कर रहा है। राम इज डूइंग होमवर्क एट दिस टाइम। अब यहां पर आपको कितनी वर्ब्स दिखाई दे रही हैं,
काफी लोग कहेंगे कि एक वर्ब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, चलो मैं बता देता हूं। देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब की पहचान में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, या तो वो वर्ब जीरंड हो तो वो होगी नॉन फाइनाइट, ठीक है, या फिर वो दूसरे नंबर पर आए तो ये यहां पर इज जो है वो पहले स्थान पर आ गई, ये जो वर्ब है तो ये हो गई फाइनाइट, और जो दूसरे स्थान पर है ये हो गई नॉन फाइनाइट। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग को ये समझना है कि जो जीरंड होती है वो होती है यहाँ पर दो, जब आपने देख ली कि दो है, अब आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या है, तो आपको नॉन फाइनाइट की जो जो अपन ने बताई कि पहचान जो है वो कि जीरंड जो होगी वो नॉन फाइनाइट होगी। तो सबसे पहले आईएनजी इसके साथ लगा हुआ है तो नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, ये हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब, ये पहले नंबर पे यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ठीक है, ये जो लग रही है ये हो गई फाइनाइट वर्ब। तो इस एग्जांपल को भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अच्छा, अब इसका थोड़ा उल्टा ले लेते हैं अपन एक एग्जांपल, ताकि आपको बेहतरी से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे अपन लेते हैं, हाँ, टू स्विम इज, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि तैरना जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ठीक है। टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहां पर आपको लग रहा होगा कि टू यहां पर आ गया तैरना। अब सबसे पहले आपको फोकस करना है कि इसमें वर्ब कितनी है। स्विम, स्विम यानी तैरना, इज भी एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, इज भी एक वर्ब है, और जो स्विम है ये भी एक वर्ब है, दो वर्ब आ गई। लेकिन अब डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसमें नॉन फाइनाइट और फाइनाइट कौन सी है। कुछ लोगों का दिमाग ये कहेगा कि जो पहले आ रही है वो फाइनाइट है और जो बाद में आ रही है वो नॉन फाइनाइट है। लेकिन यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग को इसकी पहचान को याद रखना है कि जब भी किसी वर्ब से पहले बी आ जाए तो वो होगी नॉन फाइनाइट। तो ये हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब, और ये जो सेकंड वाली हो गई ये हो गई फाइनाइट वर्ब, ठीक है। यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के बाद जो पहली आए उसको फाइनाइट बोलते हैं। वर्ड पर आप लोग देखो कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आने वाली जो वर्ब है वो होगी फाइनाइट, लेकिन इसमें तो सब्जेक्ट ही नहीं है। ये जो वाक्य मैंने लिखा इसमें आपको सब्जेक्ट कहां पर दिखाई दे रहा है। टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यहां पर क्या, यहां पर तो राम सब्जेक्ट है, यहां पर माई यंगर ब्रदर सब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पर क्या सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद आने वाली वर्ब को डिसाइड कैसे करोगे, ठीक है। तब आपको वो नीचे वाली जो दो है वो आप लोग को याद रखना है। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं लगा हुआ, जीरंड यहां पर फॉर्म नहीं है, तो यहां पर वो भी कैंसिल है। टू के साथ स्विम यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आ रहा है तो ये हो गया नॉन फाइनाइट, और ये इज हो गई वर्ब जो है वो फाइनाइट। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये है अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल अगर आप और कहोगे तो और हो जाएंगे, बाकी अपने जो क्वेश्चन सेशन लगेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल लगेंगे। मतलब एक टॉपिक के नहीं करते भी, जैसे अपन ने नॉन फाइनाइट पढ़ी तो इसके 20 एग्जाम्पल इसी तरह से एक्सप्लेनेशन करके मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको उतारो। अच्छा, इसका जो है वो एक, अगर अपन इसको चेंज करना चाहें तो देखो, अच्छा दिमाग में आ ही गया, मैं बता देता हूँ आपको। इसको अगर अपन लोग चेंज करना चाहें, थोड़ा सा मैं इसको घुमा के दूं तो चलो देखते हैं। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि जो तैरना है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो यहां पर करना है आईएनजी यानी जीरंड फॉर्म में अगर ये आ गई तो ये हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब, और इसके बाद ये इज है ये हो गई फाइनाइट वर्ब। ये हो गई चार फॉर्म, ये जो पांच जो अपन ने वर्ब पढ़ ली। इसके बाद आएगी स्टेटिव वर्ब्स, यानी कि स्टेटिव वर्ब्स के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ, इसको उतार लो। स्टेटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जिनमें आईएनजी का यूज नहीं किया जाता। मतलब वाक्य चाहे भूतकाल में हो, चाहे भविष्य काल में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे काम चल रहा हो, काम रुक गया हो, या काम होने वाला हो, काम हो गया हो, कोई भी वाक्य आए
वहां पर वो वर्ब यानी कि स्टेटिव वर्ब्स एक बड़ा टॉपिक है। स्टेटिव वर्ब्स का पूरा ये बोर्ड भर जाएगा। ऐसे ही मैं लिखूंगा जैसे आप लोग जैसे फील जो है, ठीक है, तो इसका दो तरीके से होता है। अगर महसूस करने के यूज में हो तो फीलिंग भी हो सकता है, और बाकी टच करने के संबंध में हो तो फील होगा। तो ऐसी काफी सारी जो है, जैसे अंडरस्टैंड है। अब आप इसके साथ आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, वाक्य चाहे कैसा भी हो, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आप लोग नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी वर्ब जिसके साथ कभी भी आईएनजी का यूज नहीं होता है वो होती है स्टेटिव वर्ब्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको एग्जाम में एक ऐसा वाक्य दे दिया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाएगा, और आप लोगों को वो सारी वर्ब्स अगर याद नहीं होगी तो आप पहचान नहीं पाओगे गलत क्या है, या आप लोग डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो स्टेटिव वर्ब्स इन सारी वर्ब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो फिर भी याद रह जाती हैं। तो अपनी 5 जो वर्ब हैं वो पूरी हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग डिस्कस करेंगे स्टेटिव वर्ब्स, और उसके बाद अपना जो ये वर्ब का टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपने अच्छे तरीके से नोट्स बना लिए होंगे, इसी के एग्जाम्पल आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों में शेयर करके इस यात्रा को बढ़ाएं, कंट्रीब्यूट करें। चलिए दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, और स्टेटिव वर्ब्स की यात्रा में आप लोग साथ रहें। काफ़ी अच्छी वर्ब्स हैं, तो चलो इसको उतारो, और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टेटिव वर्ब्स।